तो चलो भाई पशु परिचर वालों, तैयार हो जाओ आज की मैराथन के लिए। तो आज की इस मैराथन के अंतर्गत अपन जितने भी क्वेश्चन करने वाले हैं वो सारे के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे, ठीक है, जो कि अपने होंगे राजस्थान जीके के, ठीक है। जैसा कि हमने सबने देखा है कि जो आरएसएसबी बोर्ड के द्वारा 2024 में जितने भी पेपर करवाए गए हैं उन सभी के अंतर्गत और सीईटी ग्रेजुएशन और साथ में 10+2 इन दोनों में आपने देखा होगा कि जितने भी राजस्थान जीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे के सारे रिपीटेड क्वेश्चन है। अर्थात इसमें आरएसएसबी का ट्रेंड आप समझ सकते हो कि इस साल सारे के सारे राजस्थान जीके के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के पूछे जाते हैं, ठीक है। तो कुल मिलाकर के ये क्लास जो पशु परिचर एग्जाम है उसके लिए तो बहुत ज़्यादा 100% इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि पशु परिचर के अंतर्गत 50 क्वेश्चन आते हैं अपने राजस्थान जीके के, ठीक है, जिसके अंतर्गत हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी तीनों शामिल होगी, ठीक है। तो पूरे के पूरे 50 क्वेश्चन आपको मेरी मैराथन में से मिल जाएंगे, ये मैं गारंटी देता हूँ। और आप बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखना, आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन का क्या लेवल है। और ये सारे के सारे क्वेश्चन एक ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि अपनी आरएसएसबी बोर्ड के द्वारा 10 से 12 एग्जाम के अंतर्गत बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अभी तक चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अब बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, पहला ही क्वेश्चन इतना खतरनाक है और ऐसा क्वेश्चन है जिसको पूछना अनिवार्य है, ठीक है। बार बार एग्जाम के अंतर्गत पूछा जाता है, घुमा घुमा करके पूछा जाता है, तो आपको 360 सॉल्यूशन में कराने वाला हूँ। तो पहला क्वेश्चन है, देखो हुडा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी। देखो हुडा सम्मेलन से संबंधित 3 से 4 क्वेश्चन अपने एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है, और अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं। देखो पहला क्वेश्चन तो यह आ रखा है अभी तक कि हुडा सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था। तो ध्यान रख लेना 17 जुलाई 1734 को हुआ था। आपको पूरी डेट याद रखनी है, एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है, ठीक है। तो 17 जुलाई 1734 को हुडा सम्मेलन का आयोजन हुआ था, पहली बात। दूसरी बात इस एग्जाम में पूछी हुई कि हुडा सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर हुआ था। तो ध्यान रख लेना भीलवाड़ा में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? भीलवाड़ा में हुआ था, यह बात भी पूछी हुई है। तीसरी बात, हुडा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी। हुडा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ध्यान रखना महाराणा जगत सिंह सेकंड ने। किसने? महाराणा जगत सिंह सेकंड ने। मेवाड़ के शासक महाराणा जगत सिंह सेकंड ने किसकी अध्यक्षता की थी? हुडा सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। और सबसे अच्छा क्वेश्चन है इसमें जो एग्जाम में थोड़ा सा आपको मतलब मुसीबत में डाल सकता है कि हुडा सम्मेलन में किस किस ने भाग लिया था। तो ध्यान रखना नाम मेवाड़ की तरफ से तो महाराणा जगत सिंह सेकंड जिन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी, और जयपुर की तरफ से सवाई जयसिंह थे, जोधपुर की तरफ से मारवाड़ में से अभय सिंह थे, और अपने बूंदी की तरफ से थे भक्त सिंह, ठीक है। तो कुल मिलाकर के आपको चारों नाम याद रखने, ये चारों के चारों किसमें शामिल हुए थे? हुडा सम्मेलन के अंतर्गत शामिल हुए थे। तो पूरे के पूरे क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए कि इसका आयोजन कब हुआ था, कहाँ हुआ था, इसकी अध्यक्षता किसने की थी और कौन कौन इसमें शामिल हुए थे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था हुडा सम्मेलन का। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड भी एग्जाम में अलग अलग तरीके से पूछा जाता है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है? निम्न में से कौन सा किला यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल नहीं किया गया है। देखो इसमें एग्जाम में सबसे पहले तो पहला क्वेश्चन ये आता है कि जब आपके जो किले थे ना सारे के सारे, इनको विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया था और कितनों को शामिल किया गया था। तो ध्यान रख लेना किलों को 2013 के अंतर्गत विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था यूनेस्को की में, ठीक है। इसके अंतर्गत टोटल 6 किलों को शामिल किया गया था। आपको याद रखना है 7 किलो का प्रस्ताव भेजा गया था, लेकिन उनमें से 6 किलो को ही यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया था। अब कौन कौन से शामिल थे उनका ट्रिक है, एक गाजर, चीकू, आम, ठीक है। गाजर, चीकू और आम, एक सेकंड सही नहीं लिख रहा, गाजर, चीकू, ठीक है, और आम, ये सारे के सारे 6 ऐसे अपने किले हैं जो कि 2013 के अंतर्गत यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया था। गा से गागरोन हो जाएगा, जैसे कौन सा हो जाएगा? जैसलमेर हो जाएगा, र से रणथंभौर हो जाएगा, ची से चित्तौड़गढ़ हो जाएगा, कू से कुंभलगढ़ हो जाएगा और आम से आमेर हो जाएगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर के 1 2 3 4 5 6 ऐसे किले थे जिनको 2013 में यूनेस्को सूची में शामिल किया गया था। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि 7 किलो का प्रस्ताव भेजा गया था, लेकिन एक को यूनेस्को की सूची में शामिल नहीं किया गया था। वह कौन सा था? वो था मेहरानगढ़। कौन सा था? मेहरानगढ़। इसको भी सूची में भेजा गया था। मेहरानगढ़ किला कहाँ पर है? जोधपुर में। इसको फिर यूनेस्को में शामिल नहीं किया गया था, ध्यान रखना। लेकिन ऑप्शन देखते हैं, इसमें पूछ रहा है कि कौन सा किला इसमें शामिल नहीं है। तो गागरोन तो था, अपन ने देखा था, कुंभलगढ़ भी था, जैसलमेर भी था। इसमें कौन सा नहीं था? अचलगढ़ दुर्ग नहीं था। अचलगढ़ का किला यूनेस्को की सूची में शामिल नहीं था। अचलगढ़ का किला कहाँ पर है यह आप मुझे कमेंट करके बताओगे। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है? जयपुर के किस शासक ने ब्रज निधि उपनाम से कविताओं की रचना की थी। बताओ भाई साहब,
कौन सा ऐसा जयपुर का शासक है जिसने ब्रज नीति के नाम से अपनी कविताओं की रचना की थी? फटाफट से बताओ। तो आंसर होगा सवाई प्रताप सिंह ने। आपको ध्यान रख लेना है, सवाई प्रताप सिंह को ब्रज नीति कलात्मक कहा जाता है। इनका उपनाम भी ब्रज नीति के नाम से, क्योंकि जितने भी रचनाएं करते थे वो ब्रज नीति के उपनाम से ही करते थे। ठीक है, तो सवाई प्रताप सिंह याद रखना है, ब्रज नीति उपनाम। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन नंबर 3 का आपको एक क्वेश्चन और बताना है कि सवाई प्रताप सिंह ने जयपुर के अंतर्गत कौन सा महल बनवाया था? ठीक है, बहुत फेमस महल है, ये आपको कमेंट करके बताना है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से प्रख्यात चरी नृत्यांगना कौन सी है? बताओ भाई साहब। चरी नृत्यांगना का मतलब है कि ऐसी कौन सी नृत्यांगना है जो कि चरी नृत्य करती है? बताओ भाई साहब, आराम से ऑप्शन देखो। बार बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि फल्गुबाई का संबंध किससे है, तो ध्यान रख लेना, फल्गुबाई का संबंध किससे है? चरी नृत्य से संबंधित है। ठीक है, फल्गुबाई बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, राजस्थान में स्त्री परिधान पोमचा को कहा जाता है? बताओ भाई साहब, पोमचा को क्या कहा जाता है? पोमचा एक स्त्रियों के द्वारा पहने जाने वाला वस्त्र है। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है? तो ध्यान रख लेना, ये पीला पोमचा कहा जाता है इसको। ठीक है, पीला पोमचा और गुलाबी पोमचा। जब लड़के का जन्म होता है तो पीला पोमचा पहना जाता है और लड़की का जन्म होता है तो गुलाबी पोमचा ओढ़ा जाता है। ठीक है, इसके बाद ओढ़नी होती है कुल मिलाकर के, पोमचा और कुछ नहीं होता। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, राजस्थान केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया था? बताओ भाई साहब, समाचार पत्र का क्वेश्चन आ गया है कि राजस्थान केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया था, यानी राजस्थान केसरी समाचार पत्र किसने चलाया था? बताओ भाई, आराम से देख के बताओ। तो राजस्थान केसरी जो समाचार पत्र था वो चलाया था विजय सिंह पथिक ने। किसने चलाया था? विजय सिंह पथिक ने। आप सबको पता होगा कि विजय सिंह पथिक का जो बचपन का नाम था यानी पहले था वो भूप सिंह था। क्या था? भूप सिंह था। ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है। और विजय सिंह पथिक का सबसे फेमस क्वेश्चन है कि बिजोलिया किसान आंदोलन किसने चलाया था, यानी उसका नेतृत्व किसने किया था? तो विजय सिंह पथिक ने किया था। और इनका समाचार पत्र कौन सा था? राजस्थान केसरी समाचार पत्र था। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है भाई, हल्दीघाटी के युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी? तो देखो, सबसे पहले तो आपको ध्यान होना चाहिए कि हल्दीघाटी का युद्ध कहाँ कब लड़ा गया था। ठीक है, तो 1576 में लड़ा गया था। ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। दूसरी बात, हल्दीघाटी का युद्ध जब समाप्त हुआ था उसके बाद में महाराणा प्रताप ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी? अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, तो महाराणा प्रताप ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी? चावंड में स्थापित की थी। कब? हल्दीघाटी के युद्ध के बाद में। देखो एग्जाम में पूछा हुआ है कि महाराणा प्रताप ने चावंड को अपनी राजधानी कब बनाया था, तो ध्यान रख लेना 1585 में बनाया था। ठीक है, चावंड को अपनी राजधानी कब बनाया था? 1585 में बनाया था। और अपना जो हल्दीघाटी का युद्ध हुआ था वो कब हुआ था? 1576 के अंतर्गत हुआ था। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, गणगौर किस महीने में मनाई जाती है? आप सबको पता होगा कि अपनी जो तीज त्योहार बावड़ी ले डूबी गणगौर, एक कहावत चलती है जिसके अनुसार गणगौर को अपने सारे जितने भी त्यौहार होते हैं अपने हिंदू कल्चर के वो सभी समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, तो गणगौर किस महीने में मनाई जाती है? ध्यान रखना, चैत्र महीने में मनाई जाती है, चैत्र शुक्ल तृतीया को। ठीक है, चैत्र शुक्ल तृतीया को गणगौर मनाई जाती है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। सैंधव सभ्यता के किस स्थल से जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं? देखो ये क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। एग्जाम में पूछा हुआ है कि विश्व में पहली बार जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो अपन को ध्यान रखना है कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा सभ्यता से मिले हैं। ठीक है, कालीबंगा सभ्यता से मिला। और आप सबको पता होगा कि कालीबंगा को सिंधु सभ्यता की एक राजधानी कहा जाता है, तीसरी राजधानी। ठीक है, सिंधु सभ्यता से रिलेटेड है ये भी। ठीक है, तो ऑप्शन में यही दे रखा था, सभ्यताओं के नाम दे रखे थे, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, राखीगढ़ी और कालीबंगा। ठीक है, तो जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा सभ्यता से मिले हैं। ठीक है, अभी तक चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। रोजाना आपको इस चैनल पर पशु परिचर से रिलेटेड एक मैराथन क्लासेज मिलती है जिसके अंतर्गत 360 सॉल्यूशन करवाया जाता है। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, ऊषा मस्जिद कहाँ पर स्थित है? देखो ये ऊषा मस्जिद भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। ऊषा मंदिर या ऊषा मस्जिद कहाँ पर स्थित है? बताओ भाई साहब, ऊषा मस्जिद कहाँ पर स्थित है? तो यह है अपने बयाना भरतपुर में। कहाँ पर स्थित है? बयाना भरतपुर में ऊषा मस्जिद या ऊषा मंदिर। ये विवादों में चलता है, तो ये कहाँ पर स्थित है? बयाना में स्थित है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है 1857 के विद्रोह की शुरुआत के समय उदयपुर में ब्रिटिश रेजिडेंट एजेंट कौन था? यानी कि ये पूछ रहा है कि 1857 का जब क्रांति हुई थी उसके टाइम पे स्टार्टिंग में उदयपुर में ब्रिटिश जो एजेंट कौन था? ब्रिटिश का जो एजेंट कौन था, यानी कुल मिलाकर के पॉलिटिकल एजेंट पूछ रहा है। ये कहाँ का? उदयपुर का पॉलिटिकल एजेंट पूछ रहा है। तो आप सबको पॉलिटिकल एजेंट लगभग अपने 5-6 पॉलिटिकल एजेंट है, सबके सब नाम याद रखने हैं। देखो मेजर बटन कहाँ का था? बटन कहाँ पे लगा हुआ था? कोट में। ठीक है, तो ये कहाँ का था? कोटा का। ठीक है,
इसके बाद में कैप्टन सावर्स, ये तो थे ही नहीं पॉलिटिकल एजेंट अपने, ये भी नहीं था। तो कैप्टन सावर्स ये कहाँ का था? उदयपुर का पॉलिटिकल एजेंट था। कहाँ का था? उदयपुर का पॉलिटिकल एजेंट था। तो कुल मिलाकर के 1857 की क्रांति के समय जो उदयपुर का पॉलिटिकल एजेंट था वो कौन था? कैप्टन सावर्स था। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 12 का है कि कू क्या है? देखो ये एग्जाम में अलग अलग हर एग्जाम में पूछा गया है। कू क्या है? तो कू कुछ नहीं होता, जनजातियों से संबंधित एक घर का नाम होता है। बताओ भाई साहब, ऑप्शन में आराम से पता चल गया होगा, मैंने हिंट दे दिया आपको, ठीक है। तो कू क्या होता है? ये भील जनजाति का घर होता है। सबसे पहले तो आपको कू को याद रख लेना कि एक घर होता है। इसके बाद में किसका होता है? भील जनजाति के घरों को कू कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद में बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 है पृथ्वीराज चौहान, यानी पृथ्वीराज तृतीय को पृथ्वीराज चौहान कहा जाता है। तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के मध्य कितने युद्ध लड़े गए थे? आप सबको पता होगा कि पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के मध्य 2 युद्ध लड़े गए थे, जो कि बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक तो 1191 में और एक 1192 में, ठीक है। दोनों के नाम क्या क्या है? एक तो है तराइन का प्रथम युद्ध और एक तराइन का द्वितीय युद्ध, ठीक है। दोनों के दोनों युद्ध 1191 और 1192 में लड़े गए थे, जो दोनों एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल और उत्खननकर्ता सुमेलित नहीं है? यानी कि एक तरफ तो पूरा अपनी सभ्यताएं दे रखी है, स्थल दे रखे हैं, और एक तरफ उनके क्या दे रखे हैं? उत्खननकर्ता दे रखे हैं। तो आपको पहचाना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो आहड़ सभ्यता का या आहड़ स्थल का उत्खनन किसने किया था? एच.डी. साकलिया ने, बिल्कुल सही बात है। इसके बाद में देखो बेराट का दे रखा है, बेराट का क्या दे रखा है? दयाराम साहनी दे रखा है, बिल्कुल सही बात है। बागौर का क्या दे रखा है? वी.एन. मिश्र दे रखा है। और ओजियाना का क्या दे रखा है? के.एन. पुरी दे रखा है। अब बताओ भाई साहब, बी और डी ऑप्शन में से बताओ कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो ध्यान रख लेना, बागौर सभ्यता का तो वी.एन. मिश्र सही बात है, लेकिन ओजियाना सभ्यता का के.एन. पुरी नहीं है, ठीक है। ये गलत हो जाएगा। ओजियाना जो स्थल है इसका उत्खनन कार्य के.एन. पुरी ने नहीं किया था, ठीक है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है? लोक देवता गोगा जी किस शासक के समकालीन थे? बताओ भाई साहब, गोगा जी के टाइम पे कौन थे समकालीन, यानी कि किससे लड़ाई हुई थी? ऐसे पता चल जाएगा आपको। गोगा जी की लड़ाई किससे हुई थी? तो मोहम्मद गजनवी के साथ में हुई थी, ठीक है। मोहम्मद गजनवी के द्वारा जब गोगा जी का मतलब सर धड़ से अलग कर दिया गया था, उसके बाद में भी लड़ रहे थे। इस कारण से गोगा जी को क्या कहा जाता है? जाहर पीर या जिंदा पीर कहा जाता है, ठीक है। जाहर पीर या जिंदा पीर कहा जाता है। ये भी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। एक एग्जाम में क्वेश्चन बार बार क्वेश्चन पूछता है कि गोगा जी का संबंध कहाँ से है। तो गोगा जी का जो जन्म हुआ था वो हुआ था ददरेवा चूरू में। कहाँ हुआ था? ददरेवा चूरू में किसका जन्म हुआ था? गोगा जी का जन्म हुआ था। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। इसके बाद में बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है? राजस्थान में सीताबाड़ी का मेला कहाँ आयोजित होता है? तो ध्यान रख लेना, सीताबाड़ी का मेला आयोजित होता है कहाँ पर? 12 में आयोजित होता है। कहाँ पर होता है? 12 में। अब देखो इसमें से ऑप्शन में से देखो 12 जिले की कौन सी तहसील या कुछ दे रखा है क्या, ठीक है। तो ध्यान रख लेना, केलवाड़ा कहाँ पर है? 12 में, ठीक है। तो सीताबाड़ी का मेला कहाँ पर लगता है? केलवाड़ा 12 में लगता है। कहाँ पर लगता है? केलवाड़ा 12 में लगता है। और ध्यान रख लेना, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि सीताबाड़ी का मेला का संबंध कौन सी जनजाति से है? तो ध्यान रख लेना, सहरिया जनजाति से है, ठीक है। सहरिया जनजाति का कुंभ कहा जाता है किसको? सीताबाड़ी मेला को, ठीक है। ये कहाँ पर लगता है? केलवाड़ा 12 में लगता है। देखो अच्छा क्वेश्चन था, इसने ऑप्शन से अच्छा फंसा दिया था। नौका तो कहाँ पर है? बीकानेर में। कोलायत भी बीकानेर में। और तिलवाड़ा बांसवाड़ा, ठीक है। तिलवाड़ा कहाँ पर? बांसवाड़ा। लेकिन केलवाड़ा कहाँ पर है? 12 में। तो इससे ये क्वेश्चन सोल्व हो गया था। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरा कुछ नहीं जा रहा, लेकिन आपका एक भी क्वेश्चन राजस्थान जीके का अपनी जो मैराथन है उनसे बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है? अधोलिखित में से वाद्य यंत्र का प्रकार और वाद्य यंत्र असंगत युग्म पहचानिए। कुल मिलाकर के एक तरफ तो दे रखा है वाद्य यंत्र के प्रकार और दूसरी तरफ दे रखे हैं वाद्य यंत्र। अब कौन सा इसमें से सही सुमेलित नहीं है? देखो देखते जाओ। एक तारा तत्वाद्य यंत्र है, बिल्कुल सही बात है, इसमें तार लगे हुए थे। अलगोजा क्या होता है? अलगोजा 2 बांसुरियों से मिलकर बना होता है, तो सुशीर वाद्य यंत्र, बिल्कुल सही बात है। इसके बाद में बात करते हैं अपन खड़ताल। खड़ताल दे रखा है घन वाद्य यंत्र। बताओ भाई साहब, खड़ताल घन वाद्य यंत्र सही होता है? सही बात है, बिल्कुल खड़ताल घन वाद्य यंत्र होता है। अवनद वाद्य यंत्र किसको बता रखा है? जंतर को। जंतर अवनद वाद्य यंत्र नहीं होता है, ये एक तत्वाद्य यंत्र होता है, ठीक है। जंतर में तार लगे हुए थे, ठीक है। अब आप मुझे बताओगे कि जंतर वाद्य यंत्र का संबंध कौन सी फड़ के वाचन से होता है, यानी कि कौन से ऐसे लोक देवता है जिनकी फड़ का वाचन जंतर वाद्य यंत्र से किया जाता है, या आप मुझे कमेंट में बताओगे। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है? नेजा, जम्मा, रिखिया
किस स्थानीय लोक देवता से संबंधित है? बताओ भाई साहब, नेजा, जम्मा और रिखिया किस स्थानीय लोक देवता से संबंधित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, अच्छों को नहीं आता ये, ठीक है। तो इनका संबंध रामदेव जी से, ठीक है। किससे संबंधित है ये? रामदेव जी से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेजा, जम्मा और रिखिया किससे संबंधित है? रामदेव जी से संबंधित है। इसके बाद में बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है? अधोलिखित में से कौन सा एक राजस्थान का मंदिर सुमेलित नहीं है? यानी कि कौन सा मंदिर कहाँ पर नहीं है, अपने को पहचानना है। देखो सबसे पहले तो देखो जो आते हैं उनको देखते जाओ। करणी माता का मंदिर बीकानेर में, बिल्कुल सही बात है। जगत शिरोमणि मंदिर कहाँ पर बता रखा है? उदयपुर में। अब आप ही सोच के बताओ, जगत शिरोमणि मंदिर उदयपुर में हो सकता है कि बिल्कुल गलत बात है, ये जयपुर में स्थित है, ठीक है। अब सूर्य मंदिर कहाँ पर है? झालरापाटन में, बिल्कुल सही बात है। 12 देवरा का शिव मंदिर है भीलवाड़ा में, बिल्कुल सही बात है। तो जगत शिरोमणि मंदिर अपन जानते हैं, सभी जानते हैं, मान सिंह यहाँ पर मूर्ति लेकर के आए थे और ये कहाँ पर स्थित है? जयपुर आमेर में स्थित है, ठीक है। तो गलत कौन सा हो जाएगा? जगत शिरोमणि मंदिर कहाँ पर? उदयपुर में नहीं है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 20 है, नथमल और सलीम सिंह की हवेलियां कहां पर है? बताओ भाई साहब, नथमल की हवेलियां और सलीम सिंह की हवेलियां कहां पर स्थित है? कौन से जिले में स्थित है नथमल की हवेलियां और सलीम सिंह की हवेलियां? बताओ भाई फटाफट से। तो नथमल जी की हवेलियां कहां पर है? जैसलमेर में। नथमल जी, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, नथमल जी की हवेलियां और सलीम सिंह की हवेलियां कहां पर है? जैसलमेर में। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है? निम्नलिखित में से किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा दोनों है? बताओ भाई साहब, ऐसा कौन सा जिला है जो कि अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा दोनों बनाता है? देखो ऑप्शन में आराम से देखो। जालोर तो हो नहीं सकता। बीकानेर केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता, अंतर्राज्यीय नहीं बनाता है। इसके बाद में बढ़ते हनुमानगढ़ और बाड़मेर, इन दोनों को देखो कौन कौन सा अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है और अंतर्राज्यीय सीमा भी बनाता है। आराम से देखो, तो ध्यान रख लेना, बाड़मेर अपना अंतर्राष्ट्रीय सीमा और अंतर्राज्यीय सीमा दोनों बनाता है, क्योंकि हनुमानगढ़ अपना अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाता है, जबकि बाड़मेर अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों सीमाएं बनाता है, ठीक है। तो इस वीडियो के अंतर्गत अपन ने टोटल 21 MCQ क्वेश्चन किए हैं और आपको हर क्वेश्चन के अंतर्गत 3 से 4 मैंने अलग से क्वेश्चन बताए जो कि एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है, ठीक है। सारे के सारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। अगर आपने पिछली जितनी भी वीडियो नहीं देखी है मैराथन की, पशु परिचर्या से रिलेटेड, उन सबको जा करके देख लो और चैनल को सब्सक्राइब करके वहाँ पर एक बगल में बेल आइकन की घंटी होगी, उसको जरूर दबा देना, ताकि जैसे मेरी नई मैराथन आएगी आपको तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो के अंतर्गत इतना ही, बाकी मिलते हैं अगली वीडियो के अंतर्गत। धन्यवाद।